शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में वातावरण अब पूरी तरह से गर्म है। प्रधानमंत्री वहाँ अपनी सभाएं कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जिनकी ओर सबका आकर्षण है वो वहाँ के स्थानीय दो लोग आमने सामने हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनको चुनौती दे रहे युवा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ हो रही है वो बहुत ही जोश में है और बड़ी संख्या में है, और उसने इस पूरे चुनाव के वातावरण में एक अलग तरह की ऊष्मा का संचार कर दिया है। क्योंकि जो इसके पहले सर्वेक्षण चुनावी आते रहते हैं उनमें शुरू में ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई मुकाबला नहीं है, कोरोना काल है, साधनों की विपन्नता है और इस सब की वजह से विपक्ष वहाँ कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और सारे सर्वेक्षणों से ऐसा लग रहा था कि एनडीए बड़े आराम से इस चुनाव को बिहार में जीत लेगा। लेकिन जो जो चुनाव आगे बढ़ता गया तैसे तैसे ये धारणा अब टूटती नजर आ रही है, और जो बिल्कुल बाद के सर्वेक्षण हैं वो इसे एक नज़दीकी मुकाबले तक अपने आकलन में पहुंचा चुके हैं, और जो ग्रोथ नजर आ रही है वो तेजस्वी के पक्ष में दिख रही है। अब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, बहुत से लोगों को उनके जाने से ये आशा बंधी है कि वो एनडीए की जो शुरुआत से लेके अब जो डिटेरिएशन हो रहा है उसको एक हद तक संभाल सकेंगे। तो कुल मिला के ये जो परिदृश्य है इसकी जांच पड़ताल अपने अपने तरह से सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सत्य हिंदी पर बहुत सारे कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं। इसी क्रम में मैंने आज बात की, हम लोगों के एक बहुत पुराने दोस्त हमारे साथ लखनऊ में रह चुके, यूएनआई नाम की जो एक न्यूज एजेंसी है उसमें काम करते रहे वो पूरे जीवन, उसी से रिटायर हुए। बाद में वो चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई, और बाद में मुंबई से ही वो अपना पूरा कार्यकाल करके रिटायर हुए। वो दरअसल बिहार में सहरसा के रहने वाले हैं, यानी मिथिला के, और हम लोग के बहुत सारे काम हम लोग साझे करते रहते हैं। बहुत ही समझदार, बहुत ही लोकप्रिय, और सीपी झा, सीपी के नाम से विख्यात, चंद्र प्रकाश झा उनका नाम है। तो सीपी मिल गए तो मैंने कहा आज बात करते हैं आपसे। आप बताइए, चूंकि वो एक ऐसे एरिया में हैं और वहाँ से हैं जो इस चुनाव में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 1/3 से ज़्यादा वहाँ सीटें हैं। ये मिथिला और सीमांचल का इलाका है, और इसमें कोई 100 सीट बता रहा है, कोई 80 सीट बता रहा है। मिथिला के अपने आकार को लेके कई बातें रहती है, उसकी वजह से ये संख्या में विपरीत बात है, लेकिन मोटा मोटी 1/3 सीटें वहाँ हैं। वहाँ जो दूसरी ज़्यादा बड़ी बात है कि ये जो 3-4 घटक लड़ रहे हैं वहाँ, उनमें सबसे ज़्यादा घटक इवन जिला स्तर तक की राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ से मैदान में हैं। और वहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत चर्चा में रहते हैं, जैसे पप्पू यादव हैं, जैसे झंझारपुर के देवेंद्र यादव हैं, आप नहीं जानते होंगे, पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं। एक ज़माने में सब एक साथ थे, लेकिन अब सब अलग अलग हैं। कांग्रेस से भी शकील साहब ने जो पार्टी बीच में छोड़ दी थी वो भी वहीं से हैं, मिथिला से ही हैं। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं। और वहाँ जो सीमांचल का इलाका है वहाँ किशनगंज की सीट ऐसी है जहाँ बहुत बड़े बड़े महारथी जैसे एमजे अकबर साहब और शहाबुद्दीन साहब चुनाव लड़ने जा चुके हैं, चुनाव में जीत के आ चुके हैं। तो ये सब जो क्षेत्र है वो इस बार क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, इस पर सीपी से लंबी बातचीत हुई। सुनिए, आपको मज़ा आएगा। सीपी बड़े तरंग में थे और बहुत डिटेल से उन्होंने ये सब बताया। लेकिन एक अनुरोध आपसे कर लें, इस कार्यक्रम के अंत में एक लिंक है, उस पर जाइएगा, उसके सदस्यता अभियान में शामिल होइएगा, क्योंकि सत्य हिंदी को आपके सहयोग की अनवरत ज़रूरत है, और तभी हम उस सत्य की रक्षा कर सकेंगे जो हम करने का प्रयास सत्य हिंदी के माध्यम से आपके सामने किया करते हैं। तो सुनिए, फिर मिलिए हमारे दोस्त सीपी चंद्र प्रकाश झा से। तो देखिए, 2 फर्क है, भीड़ और मासेज में बहुत बड़ा फर्क है। जी। भीड़ होती है, और जो कॉन्शियस मासेज आती है, सचेत जो चेतना युक्त जो मासेज हैं जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल ही हम करीब हम 10 गांव घूम गए। हमने कहा नहीं, चल आ जाए, हम पैदल गए अपने अगल बगल के दो जिलों के 10 गांव, 2 जिले, मधेपुरा जिला जहां से लालू प्रसाद यादव खड़े होते रहे, जीतते रहे, और सहरसा जिला। अगर हम मिथिला पे बात करें तो पहले तो ये समझते हैं कि मिथिला है क्या, कौन सा वो भाग है बिहार का जिसको मिथिला बोलते हैं।
तो जब बिहार का फॉर्मेशन हुआ तो मिथिला का पार्ट 4 जिले होते थे, सिर्फ 4 जिले होते थे। एक होता था दरभंगा, जी, वो ठेठ मिथिला है, शुद्ध मिथिला जिसको, जहाँ मैथिली एकदम शुद्ध रूप में बोली जाती है, और भाषाई आधार पे क्षेत्रों का, राज्यों का गठन हुआ, आप जानते हैं। तो भाषाई आधार पे ही जिलों का भी करीब करीब है। तो दरभंगा के बाद जो अगला जिला आता है जहाँ पे थोड़ी सी मैथिली थोड़ी सी अशुद्ध हो गई, वो सहरसा जिला, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सहरसा। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट था पूर्णिया। पूर्णिया आप जानते हैं वो डिस्ट्रिक्ट है। और एक चौथा डिस्ट्रिक्ट था भागलपुर, जो भागलपुर मिथिला का एकदम छोर है, वहाँ अंगिका भी शुरू हो जाता है। तो हम लोग ब्रॉडली मानते हैं कि मिथिला के 4 जिले। बाकी सारे जिले जो अभी हम लोग बोलते हैं सीमांचल वगैरह, ये शब्द जो है ये तो अभी हाल का है, पहले सीमांचल वगैरह नहीं होता, मिथिला होता, मिथिला के 4 जिले। इन जिलों में विभाजन होते चले गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सहरसा जो हमारा जिला है, और हम सहरसा के हैं, और सौभाग्यशाली मेरे पिता यहाँ पे कलेक्टर होकर रिटायर किए थे, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव कई सारी चीजें मालूम भी है। तो सहरसा का बंटवारा हुआ और सहरसा के कई जिले हो गए। एक जिला हो गया मधेपुर, और एक जिला हो गया सुपौल। सुपौल वो जगह है जहाँ से अभी रंजीता रंजन जी MP रही हैं कांग्रेस की, और मधेपुरा वो जगह है जहाँ से उनके पति, जिनको पप्पू यादव भी कहते हैं, राकेश रंजन जी, वो जीतते रहे हैं। मधेपुरा वो जगह है जहाँ से अभी मैंने जिक्र किया है, लालू यादव खड़े होते हैं। गढ़ है, एक जमाने में कहा जाता था कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, ये बाकायदा नारे चलते। अब इसके ओवरटोन्स क्या है, ये आप लोग व्याख्या कीजिए कि नारे चलते थे। तो जो सेंसस है, सेंसस के डाटा जो होते हैं वो चौंकाने वाले। तो हम लोग, मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो DN झा की ट्रेनिंग है, इंपेरिकल जो चीजें होती है उसके आधार पे कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन जो है इन चारों मिथिला के पार्ट्स का, वो पॉपुलेशन में देखिए कि ये बिल्कुल इंडिया की तरह से अनेकता में एकता। इसमें आप तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, सवर्ण जातियां भी है, निम्न श्रेणी की भी जातियां हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसी एक जाति का वर्चस्व रहा है। इस बार मुझे खटका है कि वायलेंस हो सकता है। अच्छा। मैं डेफिनेटिव तरीके से नहीं कह सकता हूँ। उदाहरण के लिए सहरसा विधानसभा की जो सीट है, ये मिथिला का पार्ट है, सहरसा मिथिला का पार्ट है। सहरसा विधानसभा सीट से जो कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं। एक आनंद मोहन हैं, अभी भी हैं, भागलपुर जेल उनको भेजा गया है परसों ही रात में। सहरसा जिला जेल में थे वो, वहां से उनको भेजा गया भागलपुर जेल। इसलिए भेजा गया कि सहरसा से उनकी पत्नी जो है लवली आनंद कैंडिडेट, लवली आनंद MP भी रह चुकी हैं। और आप शीतल भाई, आपको याद होगा लवली आनंद वो हैं, जब इन दोनों का ब्याह हुआ था तो बहु भात जो होता है ना, पहली बार जो घर आती है ससुराल, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेखर जी वो आए थे, उनके गांव आए थे वो खाना खाने के लिए। इसमें इसलिए पासिंग रेफरेंस बता रहा था कि मेमोरी में हो जाएगी। नहीं, अच्छी बात। आनंद मोहन बहुत क्लोज थे आनंद जी, ब्याह, और आनंद मोहन शिफ्ट करते रहे, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन शिफ्टिंग होती रही। बाद में उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी BPAPA करके बनाई, वो भी बनाई। और आपको याद होगा मुजफ्फरपुर के पास एक जगह है जहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कत्ल कर दिया गया, कृष्णैया। तो वो कृष्णैया के मर्डर के केस में वो एक्यूज्ड हैं और कन्विक्शन है, जेल में, वो एक्विटल नहीं, बरी नहीं हुआ, वो जेल में। तो वो तो, और उनकी पत्नी ही। तो देखिए, बुरा लगे अच्छा मिले, लवली आनंद उनके पक्ष से कैंडिडेट, वो ठीक है, महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट अस्मिता है, लेकिन लवली आनंद पॉलिटिक्स में उनकी जो एंट्री होती है वो आनंद मोहन के जरिए ही। ठीक। तो आनंद मोहन खुद तो नहीं लड़ रहे हैं, आनंद मोहन की पत्नी लड़ रही है, और आनंद मोहन के पुत्र भी लड़ रहे हैं, चेतन आनंद। अच्छा। शिवहर से हैं। अच्छा। वो अलग, वो भी कैंडिडेट, माँ बेटी की जोड़ी। उनकी जो माँ है, चेतन आनंद की माँ लड़ रही है कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में। और बेटा जो RJD की कैंडिडेचर है शिवहर। अच्छा। शिवहर मिथिला और वैशाली के बॉर्डर पर है। अच्छा। वो जिसको हम लोग बोलते हैं उधर, मुजफ्फरपुर के उधर है।
उसी भर है। ठीक। आनंद मोहन बहुत जुगाड़ू टाइप के आदमी है, किशोर मन्ना को बैठा देंगे, कुछ कर लेंगे, करवा लेंगे, ये उनका ओपिनियन। और अगर नहीं बैठते हैं तो टसल टसल होगा, तो जाहिर है उस टसल में कोई जो होता है इस तरह के जो वो बाकायदा पब्लिक गैलरी के लिए होता है, और पब्लिक गैलरी फ्यूडल ये इलाका है, यहाँ पर फ्यूडलिज्म बहुत, सामंतशाही बहुत रही है, और दोनों ठाकुर, आप जो यूपी में कहते हो ठाकुर बिरादरी के कहे जा सकते हैं, तो गन फायर होगा। अब आइए इधर मधेपुरा। मधेपुरा में कैंडिडेट जो है कौन है? राजेश रंजन, वो पप्पू यादव, उनकी पार्टी है, मैं नाम भूल जाता हूँ, उनकी भी कई पार्टियां रही, जन अधिकार पार्टी, जपा उसको कह लीजिए, जन अधिकार, खुद ही अपने आप में एक पार्टी है, उन्हीं को मान लीजिए कि वो एक पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, बस। जी। तो अब देखिए बैकग्राउंड क्या है। पप्पू यादव पूर्णिया जिला में एक विधायक होते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के, सीपीएम के, अजीत सरकार, उनकी हत्या हो गई, अजीत सरकार का मर्डर हुआ था जी। अजीत सरकार के मर्डर में वो इन्वॉल्व है, बाकायदा उन पे केस चला है, ठीक है, वो बाद में वो बरी हो गए कि क्या हुआ उसके, मैं लीगल इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो एक्यूज रहे हैं। मिथिला के 2 सीट्स का प्रोफाइल हम आपको दे रहे हैं। सहरसा इज वेरी मच वल्नरेबल है हिंसा के लिए, और ट्रैक रिकॉर्ड है मधेपुरा का जहाँ पे हिंसा होती रही बहुत पहले से। राजेश रंजन, ये सब जो है ना हिंसा के पर्यायवाची शब्द है, हिंसा का नाम लेते ही आपके पास गांधी का, शांति का, ये सब कुछ नहीं आता है, हिंसा ही आता है, राइफल, गोली, यही सब होता है। पूर्णिया का बताइए, पूर्णिया भी उनकी क्षेत्र रहा है पप्पू यादव का जी। और सुपौल में तो उनकी पत्नी जी एमपी रही हैं जी। सुपौल भी पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी है, पूर्णिया भी है जी। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया जिले का वो भाग किशनगंज, जहां से एमजे अकबर एक बार लड़े थे एआईसीसी के, वो तब तो बीजेपी में आ गए, मंत्री हो गए, अब तो कहीं के रिव्यू में कहाँ आपके कहा गए पता नहीं, तो वो लड़े थे। वहां से शाहबुद्दीन भी होते थे, ऑल इंडिया मुस्लिम एक्शन कमेटी बनती है, जिसको आप सीमांचल बोलते हैं, वो बेसिकली मिथिला का ही पार्ट है। वहां के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? उर्दू नहीं बोलते, मैथिली ही बोलते हैं। ये भ्रम है लोगों के बीच में। वहां का जो पॉपुलेशन है, चूंकि वहां रहे पढ़े लिखे हम लोग की बातचीत जाहिर है मैथिली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डायलेक्ट मैथिली का बदल जाता है, उसमें उर्दू के लफ्ज बहुत आते हैं, मैथिली ही है। और वो बांग्लादेश के बनने के पहले से, ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए भर गए मुसलमान, वो बहुत पहले से 65 to 70% पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम्स। कहा जाता है कि यूपी में रामपुर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है मुस्लिम का, 42% बिहार के किशनगंज इलाके में कंजर्वेटिव एस्टिमेट 65 to 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और सेफ सीट मानी जाती है किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, बशर्ते कि उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी। तभी एमजे अकबर को वो सीट दी गई थी। पहले राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी होती थी, स्टेट लेवल की पार्टी होती थी ना, प्रदेश सूबे के लेवल की, नेशनल लेवल, सूबे के लेवल। अब क्या हो रहा है, जिले के लेवल की पार्टियां फ्लरिश हो गई, हर जिले में एक एक पार्टी, और वो पार्टियां बहुत में से बहुत सारी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड, उनको मान्यता मिलना अलग चीज है, लेकिन रजिस्टर्ड है, कुछ को मान्यता भी मिली। ये दिन आएगा, हो सकता है कि जिलों के अंदर में भी जो है विधानसभा सीट वाइज, ये विधानसभा सीट है ना, इस विधानसभा सीट पे एक अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी। एक तरफ तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है आरजेडी प्लस का, राजद प्लस का कंसोलिडेशन, जिसमें कम्युनिस्ट नहीं थे, कोई था, कभी सीपीआई आ जाती थी, एक जमाने में सीपीआई एमएल भी रही, नीतीश कुमार के साथ रहे, वो बहुत बैकग्राउंड हो जाएगा, लेकिन तीनों सीपीआई, सीपीएम एंड सीपीआई एमएल तीनों, और शायद संभवतः मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है धनबाद की तरफ, लेकिन वो तो झारखंड का है, उधर हम नहीं जाएंगे। ये इसका अपोजिट क्या हो रहा है? जाहिर है जो विज्ञान के हिसाब का, अगर हर एक्शन के खिलाफ एक बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती, अगर ये सिद्धांत है फिजिक्स का, तो राजनीति में भी होता है। ये कंसोलिडेशन हुआ है, इसका अपोजिट क्या हुआ? इसका अपोजिट ये हुआ कि इसका विपरीत एक अपोजिट रिएक्शन, एनडीए का फ्रेगमेंटेशन। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी जिसको लीड करती है, और एनडीए जो आपके जो श्रोता हैं ऑडियंस, उनके बेनिफिट के
लिए एनडीए सिर्फ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर सिर्फ बिहार, पार्लियामेंट से बाहर बाकी जगह पे एनडीए नाम नहीं है, उसके मोर्चे के नाम अलग अलग हो जाते हैं, चाहे पंजाब रहा हो चाहे महाराष्ट्र रहा हो, वहां युति बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो वो भी टूट गया। तो जो एनडीए था बिहार में, उस एनडीए को देखिए कि एनडीए से स्प्लिंटर्स निकले, छर्रे होते हैं ना, तो एक रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान ने रातों रात, पार्टी तो वो पुरानी है, बहुत नई पार्टी नहीं है, लेकिन रातों रात रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, पिताजी तो रामविलास पासवान जी तो गुजर सलाम, पुराने हम लोग के साथी रहे, क्या जिस फॉर्मेशन रहे पुराने साथी रहे, साथी मैं बोल सकता हूँ, इतनी उम्र है हमारी भी। अब वो पिता का इंतकाल हो गया, फिर भी पस्त नहीं होने लड़ रहे हैं वो इलेक्शन, डेमोक्रेसी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम हनुमान जी हैं मोदी जी, तो एनडीए में हैं भी और एनडीए से बाहर भी, गजब भी हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है सब इसका। देखिए बीजेपी ने क्या किया है, जो मेरी ये मेरा विश्लेषण है, ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अलावा सरप्लस के, बीजेपी ने इस बार वो काम किया है जैसे साबुन बनाने वाली फैक्ट्री होती है ना, तो वो तारिकाओं के भी साबुन बनाती है, सौंदर्य साबुन, और ट्रक ड्राइवरों खलासियों के भी साबुन बनाती है, एक ही फैक्ट्री से हर तरीके के साबुन बनने, साबुन की टिक्की आ गई, आपको पसंद है तो आप सीधे बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी पसंद नहीं है अच्छा, दूसरा साबुन भी चिराग पासवान जी को का छाप जो साबुन है वो साबुन पकड़ लीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री के हैं, मैं सीधे बोल समझ में आ जाना चाहिए, और कोई इसको डिफेंड नहीं कर पाए। और ओबीसी साहब कौन है, वो भी वही है, वो अलग नहीं है, वो अच्छे पार्लियामेंट्री स्पीकर है, ऑडिटर है, लेकिन वो कर क्या रहे। और थर्ड एक और था देवेंद्र प्रसाद यादव, जो झंझारपुर से पार्लियामेंट के मेंबर होते थे और मंत्री भी रहे हैं, मैं जानता हूँ उनको, मैं बचपन में, तो मेरे पिताजी वहां झंझारपुर में पोस्टेड थे, तो हम बचपन में देखा था कॉलेज, उन्होंने एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना ली, तो सबके अपने अपने पॉलिटिकल, सबने सीखा है, ये सीखा है इनको, इनके गुरु है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी ने जो अपनी पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, तब सबको समझ में आया कि नहीं आगे आने वाले वर्षों में सबका अपना अपना पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा ये पार्टी तो मैं बहुत पहले बना देनी चाहिए, तो उन्होंने पार्टी बनाई, तो सबने अपनी अपनी पार्टी, रामविलास पासवान ने भी कहा अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बना करके सब बार्गेनिंग करते हैं। और अभी मैं सीधे आता हूँ, मैं इसमें नहीं जाता, अब इतने पॉलिटिकल फॉर्मेशंस में जितने हैं 243 सीट्स हैं, 243 में मोटा मोटी मान लेते हैं कि आधा करीब मिथिला, रफली आप आधा कहाँ नहीं था, आपने 23 कहा, 23 नहीं 19 ही है भाई, 2-3 आगे पीछे जो भी हो जाए। तो वो जो बिहार का इलाका है गंगा के इस पार का, जिसको उत्तर बिहार कहते थे, उत्तर बिहार का वो हिस्सा जिसमें मिथिला है, मिथिला के बाद क्या इलाका, मिथिला के बाद भोजपुर का इलाका, मगध का इलाका, बाकी इलाके तो चले गए झारखंड। तो जो सीटें 100 में से मेजोरिटी सीट जिसको मिलेगी उसका एक से तो रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इसलिए मिथिला पे घमासान ज्यादा होगा। आपकी बात सही है, आपके हिसाब से मिथिला में घमासान ज्यादा, इसलिए मिथिला और सीमांचल में करीब 100 सीट है, रफली ओके, मोटा मोटी ओके, 100 से कुछ कम होगा, 80 मान लीजिए, ठीक है, 80 मान लीजिए, ठीक है भाई, करीब 35 के आसपास तो लोग सीमांचल का बता रहे हैं, 35 से 40 सीमांचल का बता रहे हैं, तो सीमांचल के अलावा जो बाकी हिस्से हैं जो सीमांचल में नहीं, उनके भी तो 30, 35, 40 होंगे ना, तरफ के चल रहे ना, बिल्कुल आप कहेंगे तो कंप्यूटर डाटा दे देंगे, नहीं ठीक लेकिन आपस देगा, हम रफली मान के चल रहे हैं, ठीक 80-100 सीटें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां अपनी अस्मिताएं लेके सामने आई हैं, जिसमें पूरा गेम प्लान है सर शीतल भाई, पूरा गेम प्लान ही है कि सीमांचल में अगर आप एक भी सीट जीत लेते हैं जी, तो जो गेम प्लान है, जो मुझे जानकारी, देन यू विल बार्गेन, नहीं हमारी 12 ही सीट है लेकिन चीफ मिनिस्टर हमको बनाओ, ठीक, मैं जो एक ऐसी बात कर रहा हूँ जिस पे शायद अभी हंसेंगे, बार्गेनिंग ऐसी हो कि नहीं साहब, गवर्नमेंट किसी की नहीं बन रही तो ठीक है, हमारे पास 12 MLA हैं, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा तब तो तुम्हारे सरकार में हम शामिल, ठीक, चलो लड़ो, ठीक, 50-100 सीट वालों की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होगी, 15 वालों की पार्टी ज्यादा होगी, अगर
की क्षमता है, ऐसे जी बार्गेनिंग की क्षमता थी, तभी तो मायावती जी चार जी बीजेपी जैसे कद्दावर बड़े पार्टी के साथ बार्गेन करके वो चीफ मिनिस्टर बन गए, जी क्योंकि उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन बार्गेनिंग कैपेसिटी तो काशीराम जी में रही ना, मायावती जी जी भी रही। जी बार्गेनिंग ये लोग क्या करें। तो जी आगे की बात है, अभी सब कैसे प्रोजेक्शन कर लें। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर इजाजत दे उसके बाद खत्म कर दें। हम्म आपने भी पूछा था सुबह हम्म कि आकलन क्या है। हम्म देखिए, हमारे गुरु धैर्यानंद जी कहते थे, सीपी देखो, ऐसा हम लोग का काम भविष्यवाणी करना नहीं, हम्म ये वोटर्स का इंटेलेक्ट का इंसल्ट हो। ठीक हमारा काम ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को सामने रखना है। ठीक मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा सारी जानकारी रख दो, उनका हक है, वो डिसाइड करे, हम लोग कौन होते हैं कि ये जीत रहा है ये हार रहा है। शरद यादव जी की बेटी इलेक्शन में खड़ी है, इस बार हम्म इलेक्शन लड़ रही हम्म है। उनका नाम है सुभाषिनी यादव बुंदेला। कहाँ से विवाहित है, वो हरियाणा कहाँ में से लड़ ब्याही। रही है? वो बिहारीगंज विधानसभा सीट जो है, जो मध्य प्रदेश जिले का एक विधानसभा सीट है। ठीक कल मैं जो गांव से निकला था, मेरे गांव के तुरंत बाद, नहर के बाद जो गांव पड़ता है पीर नगर, झजरी, ये सब बिहारीगंज का पार्ट है। मैं उसी इलाके में रात भर घूमा, 11 बजे तक। ठीक इसी से मिले फीडबैक, पैदल घूमने से ज्यादा था, गाड़ी वाड़ी से नहीं आता। ठीक तो सुभाषिनी यादव लिखती है नाम, और उन्होंने अपना जो ससुराल वाला नाम है बुंदेला अडॉप्ट कर लिया, वो हरियाणा में भी आई है। ठीक अब ये बताइए, आप टटोल करके शीतल भाई देख लीजिए कि आखिरकार सुभाषिनी यादव बुंदेला जी इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस के कैंडिडेट बनकर के बिहारीगंज से, जो मधेपुरा पार्लियामेंट्री सेगमेंट का एक हिस्सा विधानसभा सीट है, वो वहां से क्यों लड़ रही। ठीक ये बात शरद यादव जी जानते हैं और मैं जानता हूँ। ठीक हम इसलिए जानते हैं कि हम इलेक्शंस के आंकड़ों के डीप घुस करके गोते निकालने में मजा आता। ठीक तो जब मैं किताब लिख रहे थे इलेक्शंस पे, तब मैंने निकाला, रंजना जी को तो बता दिया। ठीक हुआ ये कि मधेपुरा पार्लियामेंट की इलेक्शंस की सारे असेंबली सेगमेंट पे लालू यादव जीत रहे थे, आगे थे। हाँ सिर्फ एक सेगमेंट था बिहारीगंज विधानसभा खंड, जिसमें लालू यादव एकदम पीछे थे, हाँ और इतना पीछे थे कि अकेले बिहारीगंज के वोट ने शरद यादव को जिता दिया और लालू यादव को हरा दिया। ये बात तो शरद यादव ओह, को तो मालूम नहीं। ओह। जो मिथिला और सीमांचल है, इसमें बीजेपी क्या कर रही है देखिए, ये बताइए। अदर जनरल बात नहीं कि मतलब जैसे उन्होंने रामविलास जी के लड़के को पॉलिटिक्स में जिस तरह से काम करने के लिए लगाया है वो एक अलग चीज है, हम्म लेकिन आपके इलाके में हम्म बीजेपी की उपस्थिति किस तरह से है हम्म। डिफरेंट सीटों पर, और क्या लग रहा है उनका क्या भविष्य है? ज्यादा सीटें बीजेपी मिथिला और सीमांचल में लड़ रही है जदयू से? देखिए, बीजेपी इलेक्शन तो लड़ रही है, इस इलाके में भी लड़ रही है, और ऐसा भी नहीं, नहीं कि एकदम इस, प्लान थे, पहले भी इस जीत के गई इलाके थी, में इस बार भी जीतेगी, इस बार भी। जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी लड़ रही है इस इलाके में। ब्राह्मण ब्राह्मण बहुल जो देखिए, जो ब्राह्मण बहुल जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा का भी कुछ पार्ट, जी उन जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स पहले भी जीतते थे जी और अभी भी जीतेंगे, जीत ठीक सकते हैं। ठीक सीधा मोटा मोटी ठीक उनका टोटल जो बेस है दो पे था, ब्राह्मणों पर और बनियों पर। ठीक तो ब्राह्मण तो अभी भी हैं और बनिए भी हैं। बनिया बहुत नाराज है शीतल भाई। जी इंडिपेंडेंट इंडिया में इससे महंगा इलेक्शंस आज तक नहीं हुआ जो अकेले बिहार में हुआ। हाँ हाँ इस हाँ बिहार के में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है कि ऑफिशियल तरीके से 2000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इलेक्शंस में, जी 200 करोड़ रुपए जी ऑफिशियल है। तो मैं, हिंदू में एक रिपोर्ट आई, आप चेक कर लीजिए। जी जी और बिहार सरकार ने संसद से पैसे मांगे इलेक्शंस के लिए। जी तो जब सरकारी खर्च, वो खर्च जो अकाउंटेड होते हैं, जिसका हिसाब किताब रखा जाता है, वो खर्च इतना बेतहाशा, ये आ गया हिंदू की रिपोर्ट में कि 2015 के इलेक्शन से डबल खर्चा हो। जी हिंदू की रिपोर्ट में परसों आई हुई खबर, हम्म क्रेडिबल अखबार का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हम्म तो जब वो 2015 के इलेक्शन में जो खर्चा हुआ, तो उससे 2 गुना, कम से कम 2 गुना ज्यादा खर्चा हो रहा, अकाउंटेड मनी। जी इलेक्शन कमीशन ने भी किया है, कैंडिडेट्स के लड़ने की जो सीलिंग थी वो बढ़ा दी गई है। हम्म कोरोना अलग से, हर पोलिंग बीथ पे आप थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे,
इतना सारा खर्चा होगा, डॉक्टर का, हेल्थ फैसिलिटी का, इतना पैसा कहाँ हो? तो आप हमको बताइए ना। सुशील मोदी जी ने कोरोना पसरने के बाद में बजट पेश किया था बिहार गवर्नमेंट का, मार्च में हुआ है ना। कोरोना तो आ गया था फरवरी में, मार्च अप्रैल में बजट हुआ। उस मार्च में इलेक्शंस कराने के लिए कोई फंडिंग, या जो फंडिंग है वो पर्याप्त नहीं। उनको पता था कि 2020 में इलेक्शंस होने हैं बिहार, तो पैसा तो है नहीं आपके पास, आपने सब कुछ कर दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये वो पैसा जो कि इलेक्शन कमीशन को खर्च करने हैं, और बिहार गवर्नमेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का बहुत सारा चीजें को पैसा देना पड़ता है। आपको तो पता है इलेक्शन से फ्री में नहीं होता, इलेक्शन होते हैं ना, बहुत तरह की चीज होती है, तो खर्चा होगा। तो अमित शाह जो आए थे, जो मैं कह रहा था, मैं भी तो भटक जाता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। अमित शाह ने जब इस बार जो शुरुआत की थी, तो पहली डिजिटल रैली हुई थी हिंदुस्तान में, पहली बार एक रैली हुई जिसको हम लोगों ने सुना आपने कि कोई रैली ऐसी भी होती जिसको डिजिटल रैली, क्या होता भाई? भैया माइक पे बोलेंगे और सामने कोई भीड़ नहीं, लेकिन जगह जगह उस एलईडी टीवी लगा दिया गया, जिले जिले में, गांव गांव में। कितने करोड़ रुपए सब अनुमान आए हैं, उस वक्त की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। अगर वो बोल रहे हैं और पटना में बोल रहे हैं, और पटना से उनको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा गाँव गाँव, कितना तक एक सेंचुरी करके एडवर्टाइजिंग कोई कंपनी है, उसको उन्होंने ठेका दिया। वही सेंचुरी एडवर्टाइजिंग कंपनी अभी पटना हाईकोर्ट में गई है कि हमको होर्डिंग लगाने की इजाजत दी जाए निजी घरों पर। इलेक्शन कमीशन का नहीं देंगे। इलेक्शन में क्या होता है, डिफेसमेंट होता है दीवार का, नहीं आजादी। पटना हाईकोर्ट से उन्होंने रूलिंग ली, नहीं मकानों पे भी होर्डिंग लगाए। तो कितने हजार करोड़ रुपए का खर्चा बीजेपी की तरफ से हो रहा है इस इलेक्शंस में। लेकिन शीतल भाई, मीडिया के हिसाब से अगर इलेक्शंस को हम लोग गेज कर एसेस करेंगे तो कुछ ही निष्कर्ष पे नहीं पड़ेंगे। सॉरी, मैं इस मीडिया का इंटीग्रल पार्ट रहा, उतना ही दोषी हूँ। मीडिया का जो तौर तरीका रहता है इलेक्शंस के चीजों को करने का, वो खत्म हो चुका है। आप कोरोना में वो माइग्रेंट लेबर के दुख को देखिए, तब आपको पता चले क्या मधुपुरा, सहरसा, बिगेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर इज इन मधुपुरा डिस्ट्रिक्ट। तभी वहां का पॉपुलेशन जो है, सेंसस के डायरेक्टर हमको बताते हैं कि मैंने फोन किया था, उन्होंने बताया आपका जैसा आपका रीडिंग सही है, हर जगह पॉपुलेशन जो है ना वो नीचे आ रहा है, ग्रोथ जो रेट होता है। मधुपुरा का पॉपुलेशन जो वो 3 कुछ परसेंट के हिसाब से उसका ग्रोथ आगे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ। और इसमें ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी हैं तो इसका मतलब यहाँ पे और बाकी जो है यहाँ मुसलमान भी, और ये सब के सब माइग्रेंट लेबर हैं। तो ब्रॉडर कैटेगरी में पहले तो माइग्रेंट लेबर है ना, बाद में ओबीसी हुए ना, तार कॉमरेड, चवार कॉमरेड, ये सब तो बाद में होगा, है तो बॉन्डेड लेबर, माइग्रेंट लेबर ना, तो वो तो गुस्सा होगा। अब इतनी सारी बातें मैं आज झट के बता दी। अब मैंने होमवर्क तो बहुत ज्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा टट्टा फिगर्स में अच्छा खा जाते हैं क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोग। इमोशनली आपने बहुत ढंग से बहुत कुछ बता दिया। अब इसको एडिट कराते हैं बॉस, रिलीज करते हैं। थैंक यू जी फॉर योर टाइम। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।